गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सेशन हम लोगों का पहले से चल रहा था, हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं फिलहाल कि पीसीएस जेआईपीयू की परीक्षाओं की मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो उसी का क्रम हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन में भी जारी रखेंगे। सारे स्टूडेंट जितने भी लाइन पर हैं अभी लाइव, उन सबको गुड इवनिंग। शिव चौधरी, उजाला, लाडली, सौरभ, भीम, अजय, धीरज और रंजना, प्रीति, नमस्ते। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की और बिना देर किए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ। एक सेकंड। पृथु, आयशा, फैंसी साड़ी। चलिए गुड इवनिंग। थोड़ा सा मैं इसके बारे में 1 मिनट बता दूं और ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि 100% स्कॉलरशिप है। एक यूजीएसटी यूनो अनअकैडमी जुडिशियरी स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट की खासियत क्या है वो पहले बता दूं। इसमें आपको फ्री का एक टेस्ट देने के लिए मिलेगा। 13 तारीख को ये टेस्ट है, 11 बजे सुबह ऑनलाइन आपको टेस्ट देना है और एमसीक्यू ही है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होंगे। तुक्का भी लगा सकते हैं, चाहे आपकी प्रिपरेशन अभी प्रारंभिक स्तर पे हो, चाहे प्रिपरेशन अच्छी खासी हो चुकी हो, चाहे आप लोअर जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हायर जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी लेवल पे है आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और उसमें क्या सिलेबस होगा वो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उस लिंक के माध्यम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को जरूर दीजिए। इसका फायदा ये सिर्फ 100% स्कॉलरशिप ही नहीं है, बल्कि अगर फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को एक टैबलेट मिलेगा, रैंक 2 वाले को 5G स्मार्टफोन है, 3 to 7 रैंक वालों को ईयरबड्स मिलेगा और 8 to 17 को होम स्पीकर मिलेगा और 18 to 100 को गिफ्ट वाउचर है। तो मतलब 100 तक के रैंक के कुछ न कुछ। हाँ, इसमें बेटा आपको क्या करना है ना, लिंक मैं बता रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में होगी, इस लिंक के माध्यम से आप जाएंगे तो इनरोल कर पाएंगे। जब भी इनरोल करिएगा तो कोड जरूर ये यूज करिएगा, राय लॉ 10, राय लॉ 10, ये कोड डाल के आप उसको इनरोल कर लीजिएगा, RAILAW10। जब आप इसको डाल के इनरोल करेंगे तो आप उस दिन टेस्ट के दिन एकदम इनरोल रहेंगे और उस दिन आपको टेस्ट देना रहेगा। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी प्रोसेस है, बच्चे भी कर लेंगे, बहुत छोटे बच्चे भी कर लेंगे। तो गुड इवनिंग सबको, नीतू, अनुपमा, शिवानी, कृष्णा और बाकी अनअकैडमी की स्थिति आप जानते ही हैं कि बहुत सारे बैच हैं। अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। जुडिशियरी भी उसमें से एक है। तो जुडिशियरी के लिए आप बहुत सारे बैच यहाँ पर, जैसे 4 नवंबर से ये बैच है, फिर उसके बाद 11 नवंबर से ये एक बैच है, रैपिड रिवीजन बैच अभी 27 अक्टूबर से चली रही है, एक्सटेंसिव जुडिशियल प्रिपरेशन बैच 20 अक्टूबर से चल रही है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे बैच मिल जाएंगे। जब भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो इस कोड को मत भूलिएगा, ये कोड आपको हमेशा 10% फीस में डिस्काउंट करा देगा, RAILAW10। तो फिर चलिए, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न मैं क्या करूं, आसान पूछूं कि कठिन? देखिए, जो भी बच्चे, मैं शुरू में क्लियर कर दूं इस बात को कि जो भी स्टूडेंट जल्दी जल्दी में जवाब दे रहे हैं, 50% भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी असामान्य परिस्थिति में अगर आप 40% भी कर रहे हैं तो भी स्कोर बुरा नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि 4 ऑप्शन देखे और चीजें ध्यान आ गई। यहाँ 4 ऑप्शन नहीं है, यहाँ जल्दी से आंसर देना है, तो इस वजह से आपके 40%
से ज्यादा होना मुश्किल है। अब आज का पेपर जो होगा उसमें भी यही बात होगी, 40% जवाब देना कठिन होगा। लेकिन अगर आप 50 प्लस हो जाते हैं तो इसका मतलब मान के चलिए कि अच्छी स्थिति है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न ये होगा कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? गेस करिएगा जरूर हमको, क्योंकि वो अंदाजा मिलना चाहिए कि आखिर वास्तव में क्या रेशियो है आप लोगों का, 40% है कि नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन बिना ऑप्शन के 40% देना बहुत आसान नहीं होगा। जो बिल्कुल सीरियस नहीं होंगे उनको आसान लग रहा होगा, लेकिन जो सीरियसली इसको देंगे टेस्ट को उन्हें आसान नहीं लगेगा। वाह, लाडली, उजाला, आयशा, सौरभ, अजय, सूरज, हाँ ये होगा 8 सितंबर को है। ठीक, 8 सितंबर को ये अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, और इतने ज्यादा लोग बता देंगे मुझे उम्मीद कम थी। दूसरा सवाल है, चित्रा किसकी रचना है? चित्रा किसकी रचना है? बहुत सारे बच्चों को तो ये सब आसान भी लगता होगा, लेकिन जो ही पूछा जाता होगा दिमाग से उतर जाता होगा। चित्रा किसकी रचना है? कुछ बच्चे तो नकल भी कर रहे हैं, हमको लग रहा है। चित्रा, वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी गुड। धीरज, शिव चौबे का गलत है। लाडली सही है, प्रीति भी सही है, नीतू भी सही है। चलिए तीसरा सवाल का जवाब दीजिए। 36 राष्ट्रीय खेल, मतलब 36वां राष्ट्रीय खेल कहां हुआ था? 36वां राष्ट्रीय खेल कहां हुआ? ये बड़ा जल्दी जवाब आया। बहुत बढ़िया। भीम, अजय, लाडली, शिव चौबे, उजाला, अहमदाबाद, गुजरात, 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 बहुत बढ़िया। गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद शहर में, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। कोई बात नहीं, नहीं पता बहुत बढ़िया बात है। देखिए कि ईमानदारी से आपको कितना पता नहीं है और कितना पता हो जाता है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। खुद को पहचानने के लिए ये टेस्ट हो रहा है, इसके आधार पर कोई सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला। तो ये है कि हम खुद को चेक ही नहीं कर पाते। समस्या तो ये है, हम पढ़ाई कर रहे हैं 10-10 घंटे, 8-8 घंटे रोज, लेकिन अनुमान ही नहीं लग पा रहा कि हमारी तैयारी का लेवल कहां जा रहा है। अगला सवाल है, दास कैपिटल ये किसकी रचना है? दास कैपिटल, दास कैपिटल किसकी रचना है? हाँ ईशा समझ रहे हैं। दास कैपिटल, ये देखिए जवाब, ये देखिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ये है कार्ल मार्क्स की रचना। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है।
बस पेपर टफ भी आ जाए ना आप लोगों का, और 100 में से 50 सही हो जाए, 50 नंबर भी हो जाए तो सेफ जोन में है। अच्छी चीज है कि अगर आप बिहार एपीओ के लिए ये टेस्ट दे रहे हैं तो बिहार एपीओ में इस अच्छी चीज है कि इसमें साइंस का अलग से पेपर नहीं होना है। 100 नंबर वो गए, 150 नंबर का जुडिशियरी में जो जीएस का पेपर होता है वो भी नहीं है, 100 नंबर का जीएस का पेपर है। और 100 नंबर में आप जितना प्रैक्टिस कर पाए बचे हुए समय में, अब तो टाइम टेबल भी आ गया है, तो जितना भी कर पाए उसको कर लीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक उसमें स्कोर कर पाए, प्रोबेबिलिटी बन जाए। ये बताइए कि बद्रीनाथ बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, किस नदी पर बसा हुआ है बताइए। बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे है, या बद्रीनाथ तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे है? बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड, सारे लोग सही बता रहे हैं, कुछ को छोड़ के। अलकनंदा, अलकनंदा नदी के किनारे है। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न, ये है कि उड़ीसा की राजधानी कहां है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, उड़ीसा की राजधानी कहां है? उड़ीसा की राजधानी कहां है? आसान हो गया ना ये ज्यादा? ये तो किसी का गलत ही नहीं होगा। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। बढ़िया, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता, बड़ा नाम सुना सा लग रहा है, बस ध्यान देना है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? आप लोग जब हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट होंगे तो बचपन में किताब पढ़ी होगी, उसमें एक चैप्टर भी था। वेरी गुड वेरी गुड। ये है धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती। वेरी गुड। चलिए अब इस सवाल का जवाब दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब यूएनओ का इस समय महासचिव कौन है? यूएनओ का वर्तमान महासचिव कौन है? क्या अभी नहीं समझ पाया? भीम, नीतू, हाँ ये है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। ये है यूएनए को इस समय महासचिव। अगला सवाल मेरा फिर से यहीं से है। अगला सवाल मेरा यहीं से है कि पहला महासचिव कौन था यूएनओ का?
यूएनओ का पहला महासचिव कौन था? गुटेरा, सोनू यादव, कृष्ण कुमार, शाहबाज, लाडली, सनी, फिरदौस, आयशा, नीतू, भीम, अजय, अनुपमा, मोहित, भीम, जनाब चौधरी। चलिए, अच्छा, ट्रिगवेली थे बेटा, ट्रिगवेली, ट्रिगवेली थे इसके पहले। चलिए, 11वां प्रश्न है आपका। ये भी एक बहुत आसान प्रश्न है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मजा आ गया आसान क्वेश्चन देख के। लेकिन मजा तो आप लोगों को आ ही रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और जवाब हाजिर हो जा रहा है, तो मजा तो आपको आ ही रहा है। बिल्कुल, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब होता है राइको न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नोटिस आ गई बच्चों, बिहार एपीओ की मेंस की डेट आ गई। जिस शंका में आप लोग थे अभी तक कि क्या पता परीक्षा टली जाए, मेरे पास भी बहुत सारे फोन आ रहे थे कि सर बताइए कि परीक्षा टलेगी कि रहेगी। मैं क्या ज्ञान दूं, बाकी लोग ज्ञान दे ही रहे हैं यूट्यूब पे, ज्ञान देने वालों की कमी तो है नहीं। हर 15 मिनट बाद एक वीडियो पड़ जाती है यूट्यूब पर कि परीक्षा टलेगी कि रहेगी, रहेगी कि टलेगी। पता नहीं कहां कहां से सोर्स आते हैं हम सबों को। लेकिन कंफर्म है कि चलिए हो जाएगी। एक अगला प्रश्न है। बहुत बड़े बड़े बाबा इस पर उत्पन्न हुए हैं। ये है कि विटामिन डी का नाम क्या है? विटामिन डी का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम? नहीं, सोएंगे हमको लगता है और अचानक से उनको कोई सपना आता है कि ये खबर है और तुरंत यूट्यूब पे बैठ के वो ज्ञान दे देंगे। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये जवाब ज्यादा लोगों का नहीं आया मुझे लगता है। हाँ, ये होता है कैल्सीफेरॉल। अभी कल परसों में हमने विटामिन के का पूछा था, आज कैल्सीफेरॉल में पूछ रहा हूं। ठीक है, हाँ, कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। अब अगला सवाल, ये भी आप बताइए। ये फेदोमीटर जो होता है, फेदोमीटर से क्या नापा जाता है? फेदोमीटर से क्या नापा जाता है, बताइए। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई, वैसे ही तो प्री में क्वेश्चन आते हैं उसमें। वेरी गुड। फेदोमीटर, हाँ, ये होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए इसका यूज होता है।
समुद्र की गहराई। फेथोमीटर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हम लोग करें, हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइड्रोमीटर इससे क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर बताइए। हाइड्रोमीटर नहीं नहीं, हाइग्रोमीटर नहीं है बच्चों, आर्द्रता मत बताइए। हाइग्रोमीटर अलग चीज है, हाइड्रोमीटर में पूछ रहा हूं। हाइड्रोमीटर है ये। और नहीं, पीके शुक्ला जी, हाँ, ये डेंसिटी जो होती है ना वाटर की, उसको नापा जाता है, यानी द्रवों का घनत्व नापा जाता है इससे, द्रवों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए ये अगला देख लेते हैं। अच्छा, एक यंत्र होता है, एक यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, वो यंत्र क्या कहलाता है? माने यांत्रिक ऊर्जा समझते हैं ना, मशीनी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। बहुत कॉमन प्रश्न है ये, बहुत अटपटा प्रश्न नहीं है। हाँ, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर नहीं होता है वो, जनरेटर में लगा रहता है, उसकी वजह से होता है। हाँ, ये क्या होता है ना, डायनमो कहते हैं इसको, इसको हम लोग डायनमो कहते हैं। चाहे वो ट्रैक्टर होगा, चाहे आपकी कार होगी, चाहे जनरेटर होगा, तो वो उसमें डायनमो लगा रहता है, डायनमो मशीनी ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये इसका क्या कारण है? आकाश के नीला दिखाई देने का क्या कारण है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अच्छा, धीरज मास्टर बैठे हैं, किसका किसका गलत आ रहा है उसको बताएंगे। ध्यान बहुत तेज है। तो ये आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। और अच्छा, इसी पर मैं एक सवाल और पूछ दूं कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से जो जल का के नीचे के जो भूमि का सतह होता है वो कुछ ऊपर दिखाई देता है, किस कारण से होता है? जितना गहराई जल की होती है उससे ऊपर, जैसे आप देखेंगे उसमें वाटर पार्क में जाते होंगे तो उसकी सतह जो है जमीन की उससे ऊपर दिखाई देती है जितनी वास्तव में होती है, क्यों होती है?
ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। हाँ, सिक्का वाला भी एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है सारी चीजें। छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, जमीन के सतह का ऊपर दिखाई देना, पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देना। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिए फिर। अच्छा, एक सवाल और है कि सूर्योदय से पहले ही सूर्य की रोशनी दिखाई देने लगती है या सूर्य दिखाई देने लगता है? ये क्यों है? ये किसके कारण होता है? या सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना? सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना, ये क्यों होता है? इसका भी जवाब अपवर्तन ही होगा, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या होता है? जब कम विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है, इसी वजह से ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देने का काम होता है। अगला सवाल है, 18 नंबर क्वेश्चन है आज का। हालांकि सवाल तो हम लोग 18 से ज्यादा ले लिए, लेकिन एक बताइए, कांगो नदी का नाम सबने सुना होगा। ये कांगो नदी कहां बहती है? कांगो नदी कहां बहती है? ये तो बता दिए, बहुत बढ़िया। हाँ, ये साउथ अफ्रीका में है ना। कांगो नदी जो है वो अफ्रीका में। राजेश त्रिपाठी जी, आप हमको लगता है थोड़ा सा लेट हैं। अगर आप थोड़े से हमसे पीछे चल रहे हैं तो आप ऐसा करिए, फिर से ज्वाइन करिए और तो आपकी टाइमिंग सही हो जाएगी। या जो रेड कलर का लाइव दिख रहा होगा उस लाइव को टच करेंगे तो फिर आप साथ में हो जाएंगे। थोड़ा पीछे आपका रिस्पांस आ रहा। अगला सवाल है हमारा कि तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब स्वीकार किया गया था? क्वेश्चन तो बहुत आसान नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आसान तब हो जाते जब आपके पास ऑप्शन होता, तब तो हम जानते हैं कि 80% से ज्यादा ही सही कर पाते आप। लेकिन ऑप्शन नहीं होने की वजह से थोड़ी दिक्कत तो हो रही है। लेकिन ये सवाल का जवाब ये बिल्कुल 22 जुलाई 1947 को। वेरी गुड, ज्यादातर लोगों के सही है, इक्का दुक्का गलत भी आ गए थे आंसर। अब एक सवाल और है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है।
पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, जिसको वीनस कहते हैं। वीनस कहते हैं उसको। और अगर अगला सवाल आपसे यह पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, सूर्य के निकट, तो क्या लगाएंगे आप? हाँ, ये आप सही बता रहे हैं। अब सही आया, उसी को आप कह दे रहे थे उस पृथ्वी के निकट। ये होगा बुध, एकदम फ्रंट पे ही है ना सूर्य के, जस्ट बगल में। और सूर्य का चक्कर 88 दिन में एक बार लगा देता है, तो सबसे नजदीक होगा, सबसे कम परिधि होगी उसकी, तभी ना। हाँ, अभी तक हम लोगों ने मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन किए। इस 20 क्वेश्चन में से क्या लग रहा है रेशियो, अपना थोड़ा सा बताइएगा तो, कि क्या रेशियो लग रहा है। आप 10 क्वेश्चन दे पाए कि 8 क्वेश्चन दे पा रहे हैं, कि 12 क्वेश्चन पहुंच जा रहे हैं, कि 15 क्वेश्चन पहुंच जा रहे हैं, क्या है ये बताइए। थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए, फिर उसके बाद हम अगला प्रश्न पूछते हैं। अगर आप 12 से ऊपर हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत, मतलब 60% हो गया ना फिर तो। 60% तो बिना ऑप्शन के काफी अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, मतलब ठीक परफॉर्मेंस है। मैं बता देता हूं, अपने से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप 60% इसमें कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल मत होइएगा, वो कमेंट पर मत जाइएगा। बहुत से बच्चे उसमें ऐसे भी कमेंट कर देते हैं जो कि उनको डाउट में रहता है, लेकिन कमेंट को देख के कमेंट करते हैं, तो वो लेकिन नर्वस मत होइएगा, अपने खुद से देखिएगा कि क्या 50% हो पा रहा है कि नहीं। 50% है तो अच्छा है, और 60% का मतलब काफी अच्छा है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी कहां से निकलती है? चलिए, ये निकलती है मानसरोवर झील से। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ये अब अगला प्रश्न है। न्याय दर्शन से संबंधित कौन है? न्याय दर्शन, न्याय दर्शन से संबंधित कौन है? गलत 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 गलत। अच्छा, एक है तो कपिल मुनि का नाम जानते, उसी को लिख दी। नहीं, कपिल मुनि नहीं है, इसके गौतम है, महर्षि गौतम। न्याय दर्शन गौतम से। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है?
भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है? हाँ, कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के हैं। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन। बहुत सही, कबीर। हाँ, चैतन्य महाप्रभु हैं इससे संबंधित, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट, अब आपका अच्छा प्रश्न आ गया आपके लिए, और ये प्रश्न आपका है कि रॉलेट एक्ट, ये तो सब बताए देंगे, रॉलेट एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? रॉलेट एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट पृथु वही है। गवर्नर जनरल का नाम क्या था? सही जवाब है काफी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जनरल ड्रायर मत लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुई थी? रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुई थी? बताइए, रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुई थी? नीतू, मोहित, सोनू, पृथु, अनुपमा, राजेश, उजाला, प्रीति, शिव, लाडली, सोनू, भीम, धीरज। लॉर्ड डलहौजी, वेरी गुड। लॉर्ड डलहौजी, राज्य हड़पने की नीति या विलय की नीति जो थी वो इन्हीं की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्वेश्चन नंबर 27, जजिया कर को पुनः किसने लागू किया? जजिया कर को पुनः किसने लागू किया? बताइए। जजिया कर के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे, आप लोग, उसे पुनः लागू किसने किया था? पुनः की मैं बात कर रहा हूं, फिरोज तुगलक तो पहली बार लगाया था शायद, उसके बाद अकबर ने उसे समाप्त किया, फिर औरंगजेब ने उसे फिर से लगा दिया। 1562-63 में उसने समाप्त किया था अकबर ने, और 1679 ईस्वी में इसने फिर से जजिया कर लगा दिया। 28 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल समद नाम का एक चित्रकार था, यह किसके दरबार में था? अब्दुल समद नाम का एक चित्रकार था, वो किसके दरबार में था?
जजिया एक कर था जो कि गैर मुस्लिम से लिए जाते थे। अब्दुल समद किसके दरबार में चित्रकार था? हाँ, ये अकबर के दरबार में था। चित्रकारी का शौकीन जो था वो जहांगीर था। जैसे मंसूर वगैरह जो चित्रकार थे ना, वो जहांगीर के में शासनकाल में उसके दरबार में थे, लेकिन अब्दुल समद जो था वो अकबर में था। 29 नंबर क्वेश्चन है, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था पहली बार? ऐसे आप लोगों की प्रैक्टिस करा दी जाए प्रतिदिन क्लास लेके। हालांकि अनअकैडमी मुझे इतना परमिशन देगा नहीं कि आप रोज रोज जो है आप ही लोगों के लिए लाइव क्लासेस चलाऊं मैं, लेकिन अगर हो जाता, एक महीना भी चल जाए तो समझ लीजिए बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक महीना में प्रतिदिन क्लास ले पाऊं आप लोगों के लिए। बहुत लोगों के पेट में दर्द भी तो होगा। हाँ, ये जहांगीर के समय में आया था, जहांगीर के समय में आया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। टाइम हो जाएगा तो बताइएगा, मैं देख नहीं पा रहा। ये बताइए, ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। अब देखिए, मैं जितना भी चला पाऊंगा तो मैं चलाऊंगा ही, इसमें संभव जितना हो पाएगा मैं चलाऊंगा ही, लेकिन अब हाँ, परीक्षा तक हो पाए ये संभव नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा जो है बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। राजेश त्रिपाठी जो हैं, आप चुनार वाले हैं कि कुछ दूसरे राजेश त्रिपाठी हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, अच्छा ये बताइए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? बारे सोनू बाबू, वाह। जब नाम उसका लोधी है, नाम में लोधी लगा है, तो गुलाम वंश की स्थापना वो कैसे करेगा? तब तो लोधी वंश की कर सकता है। ये बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, और स्थापना करने के बाद 4 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब उसका दामाद बना इल्तुतमिश शासक। अगला है, हरिसेन नाम का दरबारी कवि था, किसके दरबार में? हरिसेन नाम का एक दरबारी कवि था, वो किसके दरबार में रहता था?
हाँ, पोलो खेलने से ही मरा था। अब लूडो खेलने में तो कोई मरेगा नहीं। बताइए, हरिसेन नाम का जो दरबारी कवि था वो किसके दरबार में था? सही जवाब दे रहे, ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। हरिसेन ने ही, शुरू में इसलिए हिंट हमने नहीं किया कि हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, तो प्रयाग शब्द में नाम में लग गया, इसका मतलब वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी थी। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये तो सब बताएंगे। पिछला नेचुरल हिस्ट्री थोड़ा टफ हो गया होगा, लेकिन ये सत्यमेव जयते तो आसान है। सब प्लिनीय लिखेंगे हैं। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, अच्छा बताइए, अमृतसर का संस्थापक किसको कहते हैं? अमृतसर का संस्थापक किसे कहा जाता है? बताइए। अमृतसर का संस्थापक शाहनवाज, रामदास, रंजीत सिंह, गुरु नानक, रामदास 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 रामदास, गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अभी कल हम लोगों ने ये देखा था कि जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे कि महात्मा बुद्ध जी जो थे, वो जीवन में जो काम किए उसको कुछ न कुछ संकेतों से जाना जाता है। जैसे उन्होंने जो उपदेश दिया प्रथम, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो उसी तरीके से जो गृह त्याग किया उसको क्या कहते हैं? गृह त्याग को क्या कहते हैं? जैसे प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, अर्जुन देव धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, गृह त्याग को क्या कहते हैं?
वेरी गुड। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, इसके बाद एक सवाल और है मेरे पास कि कहते तो वो हैं, अब अगर हमारा सवाल फिर से हो कि गृह त्याग को किस चीज से संकेतित किया जाता है, गृह त्याग का संकेत क्या है? हाँ, घोड़ा है भाई, हिंट भी लग जाता है, घोड़ा है क्योंकि घोड़े पे चढ़ के ही भागे होंगे। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? पहले तो ये भी श्योर हो कि लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया भी गया था कि नहीं? दिया गया था, तो कब दिया गया था ये आपको बताना है। सोनू, के आयशा, लाडली, फिरदौस, शाहनवाज, मोहित, धीरज, हाँ इनको और वो जो बांसुरी बजाते थे उनको साथ में ही दिया गया था ना। हाँ, 2001 में बांसुरी बजाते थे, उनका क्या नाम था? उनको भी दिया गया था साथ में। क्या नाम है भाई? बांसुरी का मतलब शहनाई, शहनाई, फ्लूट नहीं, शहनाई जो बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान साहब, है ना? हाँ, संभवतः, श्योर नहीं हूं मैं, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और ये है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति, संगीति का मतलब सभा, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नहीं, मोगली पुत्र नहीं थे उसमें, वो अशोक इसके समय में थे। हाँ ये सही है, वसुमित्र। कहां हुआ था, कहां हुआ था ये चौथा वाला? वसुमित्र, ठीक है। हाँ, ये हुआ था कुंडलवल, कश्मीर में, और किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। अगला प्रश्न, ये बताइए पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे, किसके उत्पादन से संबंधित है?
वेरी गुड, सही है, आसान है। तिलहन उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से ये पीली क्रांति है। ऐसा ही एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति ये किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे रिलेटेड है? नहीं, रजत क्रांति जो है, हाँ, ये अंडे से संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। पृथ्वी, टाइम हो गया, चलिए तब कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि हमने 2 मिनट लेट शुरू किया था, तो 2 मिनट तो कवर कर ही लेते हैं, तब से हमारा 50 का टारगेट भी हो सकता है पूरा हो जाए। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है विटीकल्चर। विटीकल्चर ये किससे संबंधित है? विटीकल्चर किससे संबंधित है? अच्छा, क्वेश्चन छांट छांट के लिखने में 3 घंटे और पूछने में 1 घंटे में खत्म हो जाता है। ये विटीकल्चर जो होगा, हाँ बिल्कुल, ये अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर की खेती। लोभी ने अंगूर प्रस्तुत भी कर दिया, जिनको चाहिए वो ले भी सकते हैं। हाँ, पीली क्रांति की तो बता चुके हैं ना आप लोग। अच्छा, विटीकल्चर ही बता दिए, सेरीकल्चर बता दीजिए तब, ये तो आसान ही है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर ये रेशम के उत्पादन से, बहुत सही, रेशम के उत्पादन से। बहुत बढ़िया, रेशम के उत्पादन से है। अच्छा, ये बताइए, नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ बना है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? बेटा भीम, वो शेरशाह सूरी का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? फिरदौस, काबुल में मुझे लगता है बाबर का मकबरा होना चाहिए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही है अपने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, चेलैया समिति किससे संबंधित है? चेलैया समिति ये किससे संबंधित है? चेलैया समिति किससे संबंधित है? हाँ,
चिलैया संधि जो है कर से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है। बस अब हम लोग बहुत नजदीक आ गए हैं अपने सेशन के समाप्त करने के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? एक्साइटमेंट में गलती खाली कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में गलती हो रहा है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस नहीं है, क्या है वो? नीतू दी फंस गई। 14 सितंबर को क्या है? वो भारत का हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ये विश्व हिंदी दिवस की हम बात करें। नेक्स्ट, अच्छा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बताइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये भी गलत करेंगे आप लोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी बताइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, बेटा जाल में तो तुम भी फंस गए, जाल में तो धीरज तुम भी फंस गए। नीतू तो मान लो फंसी ही रही है, लेकिन तुम भी फंस गए। ये है पीके शुक्ला जी की स्टाइल। पीके शुक्ला और पीके शुक्ला, वेरी गुड। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ना 24 दिसंबर है और 15 मार्च 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अच्छा चलिए, एक और प्रश्न यहां पर है आपका इंतजार कर रहा। मिडनाइट चिल्ड्रेन ये किसकी रचना है? मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन किसकी रचना है? सलमान रुश्दी की, वेरी गुड, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां प्रश्न आप कर लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? हाँ बिल्कुल सही है, 1930 में हुआ था। 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था बेटा, 5 मार्च को नहीं हुआ था। 5 मार्च 1931 को जो हुआ होगा वो हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, चलिए गोलमेज सम्मेलन पर ही सवाल पूछ देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? वेरी गुड, ये तीनों सम्मेलन में गए थे, गांधी जी नहीं जाते थे, गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और गांधी जी का ये मानना था कि अंग्रेज बुला रहे हैं तो अंग्रेज अपने मन की बात करेंगे, हम उनके मन की बात क्यों सुनने जाएंगे, हम अपने मन की बात करेंगे तो अंग्रेज आके सुने फिर। तो ये गोलमेज सम्मेलन से हो गया और हम लोगों के 50 प्रश्न पूरे हुए। अब आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितना सही कर रहे हैं आप। 40% प्लस हैं तो ठीक है, लेकिन 50% प्लस हैं तो अच्छा है, और 60% प्लस है तो बहुत अच्छा है। अब आप अपने आप को किस कैटेगरी में रख रहे हैं आप देख लीजिए। 40 to 50 ठीक, 50 to 60 अच्छा, और 60 से ऊपर बहुत अच्छा। और वो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बिना हेल्प के अगर आपने वो कैटेगरी पार की है तो है? नहीं लाडली, मैंने दोनों क्वेश्चन गोलमेज से कर लिए। ठीक है, तो सेशन को खत्म करते हैं। बा लाडली, इतना सही हो गया, बहुत ज्यादा सही है तो। तो ये ठीक है, संतोषजनक। थैंक यू शिव, थैंक यू अनुपमा, थैंक यू अजय, आयशा, सोनू, सारे बच्चों को संयुक्त रूप से थैंक यू। अरे क्या बताएं धीरज, समझ ही में नहीं आ रहा यार। डेट भी नजदीक आ गया, आज तो डेट भी आ गई, 3 तारीख आज बीती गई, जाने होने में भी 1 दिन लग जाएगा आप लोगों को। ये जो वीडियो खत्म हो जाएगी ना, तो वीडियो खत्म हो जाने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ देर बाद डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप उसको इनरोल कर लीजिएगा अपने आप को कि हाँ हम टेस्ट देंगे। थोड़ा सा हो सकता है अपना नाम उन डालना पड़े, तो टेस्ट देंगे। इनरोल करने के बाद आपको रायला 10 एक कोड होगा मेरा, वो डाल दीजिएगा और आप निःशुल्क आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। माइनर का मैराथन क्या कराऊं बच्चों, देखिए समय में वादा तो नहीं कर सकता, समय मिलेगा तो एक दिन मैराथन करा दूंगा 3-4 घंटे का, और नहीं मिला तो उसके लिए क्षमा करिएगा आप। ठीक है, फिर बाय बाय, आज के सेशन खत्म कर दें, कल मिलते हैं फिर इसी समय पे 4:30 बजे। हाँ, अगर आप लोग अभी भी इतने लोग बचे हुए हैं,
थोड़ा सा ये भी करिए कि लाइक भी करिए उसको। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी करिए, परिणाम दिखे कि नहीं आप संतोषजनक आपके लिए चीजें हो रही है। तो ठीक है फिर, बाय बाय, थैंक यू।